क्या हाल चाल है 11th क्लास वालों? बढ़िया है। पिछले क्लास में क्या क्या पढ़ लिए थे हम लोग? जल्दी से बताओ। आइसोटॉप्स के बारे में पढ़े थे। किसके बारे में पढ़े थे? आइसोटॉप्स। आइसोटॉप्स क्या है? समस्थानिक क्या है? इस चीज़ को देखे थे ना। चलो बता दो समस्थानिक क्या है, फटाफट मेरे साथ बोलते जाओ। ये वैसे तत्वों के स्पीसीज होते हैं जिनके एटॉमिक नंबर सेम होते हैं। एटॉमिक नंबर लेकिन मास नंबर अलग अलग, मास नंबर अलग अलग होते हैं। क्लियर है ना? एटॉमिक नंबर समान होगा और मास नंबर, अर्थात जब एटॉमिक नंबर सेम होगा तो यह एक ही तत्व के परमाणु होंगे, एक ही तत्व के परमाणु होंगे, तो इनको क्या कहेंगे हम? आइसोटॉप्स कहेंगे। बहुत सारा एग्जाम्पल भी देखे थे आइसोटॉप्स का। जैसे में क्या देखे थे भाई? सबसे पहले बहुत सारा एग्जाम्पल देख लो भाई। आइसोटॉप्स ऑफ हाइड्रोजन, आइसोटॉप्स ऑफ आइसोटॉप समझाया गया था कि Z एटॉमिक नंबर सेम होगा, A डिफरेंट होगा। और जैसे एटॉमिक नंबर सेम होता है केमिकल प्रॉपर्टी सेम हो जाएगी, केमिकल प्रॉपर्टी। और A डिफरेंट होगा तो फिजिकल प्रॉपर्टी डिफरेंट हो जाएगी। क्लियर है ना? इतना सारा चीज़ हम लोग जान चुके थे। आइसोटॉप्स में फिर हमने एग्जाम्पल देखा था भाई हाइड्रोजन का, इसको क्या कहते हैं? प्रोटियम। इसको क्या कहते हैं? और इसको क्या कहते हैं भाई? ट्रेटियम। यानी प्रोटियम, ड्यूटेरियम और ट्रेटियम। उसके बाद कार्बन के समस्थानिक देखे थे, फिर ऑक्सीजन के समस्थानिक देखा गया था। यानी कार्बन का समस्थानिक क्या देखे थे? C12, C612, C613 और C614 देखे थे कि नहीं देखे थे? ये यानी हम लोग ये सब पिछले क्लास में बातें पढ़ लिए थे। फिर बताया गया था कि कार्बन 614 पद्धति का प्रयोग पुरानी सभ्यता से प्राप्त अवशेषों की आयु का पता लगाने में किया जाता है। पुरानी सभ्यता क्या है? तो हड़प्पा, मोहनजोदड़ो, लोथल सभ्यता, कालीबंगा सभ्यता पढ़े हो ना। यानी हड़प्पा की खुदाई किसने करवाई? दयाराम साहनी ने 1921 ईस्वी में। तो इस तरह से मोहनजोदड़ो और हड़प्पा से प्राप्त जो अवशेष प्राप्त हुए, बहुत सारी ईंटें प्राप्त हुई। वहाँ में स्थापत्य कला की जो थी, जैसे मान लीजिए मूर्तियाँ मिल गई, स्नानागार मिल गया, भवन मिल गए, भवन के कुछ अवशेष मिल गए, वहाँ जैसे कुछ हथियार मिल गए। तो यह कितनी साल पुरानी है इसका पता लगाने के लिए किसका प्रयोग करते हैं? कार्बन 614 पद्धति का प्रयोग करते हैं। यानी इसको कार्बन डेटिंग सिस्टम भी कहा जाता है। ये पिछले क्लास में हम लोग पढ़े थे, पिछले क्लास में पढ़े थे। उसके बाद आगे बढ़े तो यहाँ हम लोगों को कुछ HW मिला था। इस HW में आपको ज्ञात करना था कि इसमें क्या निकालना है आपको? ZAPNE। यानी Z क्या है भाई? एटॉमिक नंबर। क्या है? एटॉमिक नंबर है। क्लियर है ना? A क्या है? तो मास नंबर है। क्या है भाई? मास नंबर है। और P क्या है भाई? तो प्रोटॉन नंबर है, प्रोटॉन नंबर यानी प्रोटॉन नंबर। क्लियर है ना? और N क्या है? तो नंबर ऑफ न्यूट्रॉन है, नंबर ऑफ न्यूट्रॉन। क्लियर है ना? नंबर ऑफ न्यूट्रॉन। और E क्या है? तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन। क्लियर है ना? तो यानी इनकी संख्या निकालनी है। दूसरा हमने दिया था ऑक्सीजन का, तीसरा हमने किसका दिया था भाई? क्लोरीन का, और चौथा हमने किसका दिया था? यूरेनियम का। इसको क्या कहते हैं भाई? यूरेनियम। U बराबर क्या बनेगा? यूरेनियम। क्लियर है ना? यानी हिंदी में लिख लेंगे यूरेनियम, यूरेनियम। क्लियर है ना? हिंदी में लिख लेंगे। तो इसमें दिया गया था। उम्मीद करते हैं कि आप इन सारे प्रश्नों को बना चुके हैं। कोई दिक्कत? चलो अब आगे बढ़ते हैं। तो अब हमें अगला टॉपिक पढ़ना है भाई औसत परमाणु भार। औसत परमाणु भार। औसत परमाणु भार क्या होता है इसके कंसेप्ट को समझ लेते हैं, फिर आगे बढ़ते हैं। ठीक है, स्टार्ट करें अपना क्लास। कॉपी पेन निकाल लीजिए फटाफट। जो मक्खी मारना शुरू किया है ना उसको बंद कर दीजिए और कंसेप्ट को मेरे साथ नोट करते हुए आप आगे चलेंगे। ठीक है, आगे बढ़ा जाए। बेस्ट ऑफ लक। औसत परमाणु भार। देख भैया औसत परमाणु भार क्या है? तो ऐसे देख लो ना, औसत परमाणु भार किसी तत्व के सभी समस्थानिकों का औसत भार उस तत्व का औसत परमाणु भार कहलाता है। किसी तत्व के सभी समस्थानिकों को लिखा गया है, यहाँ के कर लेंगे आप। यानी किसी तत्व के सभी समस्थानिकों का औसत भार उस तत्व का औसत परमाणु भार कहलाता है। समझो भाई, मान लेते हैं कि कोई तत्व दिया गया है, कोई तत्व समझते हैं ना क्या है? ये भी नहीं समझ में आता है।
ऐसा तो नहीं है ना कि 11th में पहुंच गया और सर तत्व क्या होता है बता देते, ऐसा नहीं ना है। हाँ, तो तत्व क्या है? तो तत्व शब्द का सबसे पहला प्रयोग 1861 ईस्वी में रॉबर्ट बोयल ने किया था। कौन किया था? रॉबर्ट बोयल ने। और उन्होंने बताया तत्व क्या है, तो एक ही प्रकार के परमाणुओं से जो मिलकर बना होता है उसको क्या कहते हैं? तत्व कहते हैं। तत्व यानी तत्व का मतलब हो गया कि एक ही प्रकार के परमाणु होने चाहिए, यानी सेम टाइप ऑफ एटम्स होना चाहिए, यानी सेम टाइप ऑफ एटम से मिलकर जो संरचना क्रिएट होती है, जो पदार्थ बनता है, उसको क्या कहोगे आप? तत्व कहोगे। क्लियर है ना? अभी ज्ञात तत्वों की संख्या कितनी है? 118 है ज्ञात तत्व। नॉन एलिमेंट्स आर 118। कितने हैं भाई? 118 है। क्लियर है ना? तो अब ये तो आप जानते हो 11th में पहुंच गया और तत्व के बारे में जानकारी नहीं है तो तौबा तौबा, केमिस्ट्री समझ में पढ़ने की बात तो दूर समझ में ही नहीं आएगी। तो अब देखो समस्थानिक क्या है, तो हमने बताया कि किसी तत्व के सभी समस्थानिकों का औसत भार ही उसका क्या कहलाता है? औसत परमाणु भार कहलाता है। औसत परमाणु भार कहलाता है, यानी एवरेज एटॉमिक मास क्या है? तो एवरेज एटॉमिक मास ऑफ द आइसोटॉप्स ऑफ एन एलिमेंट, या एवरेज एटॉमिक मास ऑफ ऑल आइसोटॉप्स ऑफ एन एलिमेंट इज नोन एज एवरेज एटॉमिक मास। एवरेज एटॉमिक मास। क्लियर है? अब जैसे मान लेते हैं कि कोई तत्व है और उसके 3 समस्थानिक हैं, 3 समस्थानिक है। जैसे समझने का प्रयास करो कि माना, अभी लिख लेना भाई। देखो सबसे पहले कि माना कि कोई तत्व है, जैसे हमने क्या ले लिया? कार्बन। और कार्बन का आइसोटॉप्स में यानी इसका हमने भार ले लिया भाई W1, इसका वेट क्या हो गया? W1। दूसरे का वेट क्या हो गया? W2। और तीसरे का वेट क्या हो गया? W3। यानी अभी आप पढ़ कर आए हो ना कि कार्बन C12, कार्बन 6, 14, 13 और कार्बन 6, 14, 6, 12, 6, 13, 6, 14। तो यानी इसका द्रव्यमान को हमने क्या माना? W1। इसके द्रव्यमान को क्या माना? और इसके द्रव्यमान को क्या माना? W3। क्या माना? और इसके एटॉमिक वेट को हमने क्या मान लिया? X3। क्या मान लिया? X2। और क्या मान लिया? X1। तो अब कहता है कि कार्बन का औसत परमाणु भार, कार्बन का औसत परमाणु भार, औसत परमाणु भार। अब प्रश्न कहता है कि परमाणु भार क्या होगा? तो कार्बन का औसत परमाणु भार, यानी हमने क्या बताया कि किसी तत्व के सभी समस्थानिक, जितने समस्थानिक हैं उनका एटॉमिक वेट निकाल लीजिए। क्या निकालिए? औसत परमाणु भार ज्ञात कर लीजिए। तो यानी इसका परमाणु भार, औसत परमाणु भार, तो यानी इसका जो द्रव्यमान है W1, इसके समस्थानिक X1 से गुणा कर लीजिए, प्लस W2 गुणे X2 प्लस W3 गुणे X3। या ऐसा मान लो कि इसकी प्रतिशत उपस्थिति कितनी है? परसेंटेज एबेंडेंस। क्या? परसेंटेज एबेंडेंस, प्रतिशत उपस्थिति कितनी है, उसके आधार पर भी हम क्या कर सकते हैं? इसका औसत परमाणु भार ज्ञात कर सकते हैं। और इसमें हमने क्या लिख लिया भाई? W1 प्लस W2 प्लस W3। यानी इस चीज़ को पीछे बखूबी लिखा गया है, मैं वहीं समझाता हूँ आपको। मैंने एक छोटा सा आपको एग्जाम्पल देने का प्रयास किया। देखो जैसे मान लिया कि यदि किसी तत्व के 3 समस्थानिक Y1, Y2 और Y3 हैं, ये 3 समस्थानिक हो गए। जैसे अभी कार्बन के साथ आपने लिया था, तो कार्बन 6, 12 लिया, कार्बन 6, 13 लिया और कार्बन 6, 14 लिया ना। तो कार्बन के 3 समस्थानिक, और पहले को Y1, दूसरे को Y2, तीसरे को Y3 माना गया। क्या माना गया भाई? Y1, Y2, Y3 माना गया। अब कह रहा तथा इनके भार क्रमशः W1, W2 तथा W3 हैं। जैसे भार अभी देखा गया, तो यानी 12 दिया है तो इसको क्या माना आपने? W1। 13 दिया है तो क्या माना? W2। और 14 दिया है तो W3 मान लिया। क्लियर है ना? एवं इनकी प्रकृति में उपस्थिति प्रतिशत मात्रा X1, X2, X3 है, या एटॉमिक नंबर X1, X2, X3 है। अभी मैंने बात बताई कि एटॉमिक नंबर दिया हो या परसेंटेज एबंडेंस दिया हो, यानी प्रकृति में उपस्थिति दी गई हो। प्रकृति में उपस्थिति, समझ में आ रहा है ना? उपस्थिति क्या होता है? तो ए दे दी गई हो तब उसका औसत परमाणु भार क्या होगा? तो औसत परमाणु भार के लिए आप क्या यूज करोगे भाई? तो सीधा सीधी एक बात यूज कर लोगे,
ये चीज़ें हैं कि क्या हमने किया सबसे पहले कि औसत परमाणु भार W1 इंटू x1, W2 इंटू x2 प्लस W3 इंटू x3 अपन x1 प्लस x2 प्लस x3, x1 प्लस x2 प्लस x3, और ये जो चीज़ें हैं इधर की हैं, ठीक है, ये इधर वो उधर था। अब इस तरह से हमने किया। अब यानी इसका मतलब क्या है कि पहले का भार गुणे परसेंटेज उपस्थिति, x1 क्या है, प्रतिशत उपस्थिति है ना, प्रतिशत उपस्थिति है, x1 क्या है, प्रतिशत उपस्थिति है। दूसरा हमने क्या किया, दूसरे का भार गुणे प्रतिशत उपस्थिति, तीसरे का भार गुणे प्रतिशत उपस्थिति प्लस प्रतिशत उपस्थिति, पहले का प्लस प्रतिशत उपस्थिति, दूसरे का प्लस प्रतिशत उपस्थिति, तीसरे का। क्लियर हो गया? इतनी बात समझ गया? कोई दिक्कत, एनी प्रॉब्लम? अब इससे कुछ क्वेश्चन कर लेंगे तो और क्लियर हो जाएगा, क्वेश्चन कर लेंगे तो और क्लियर हो जाएगा। कोई दिक्कत? तो चलो अब आगे बढ़ते हैं। तो भैया मैंने यही समझाने का आपको प्रयास किया, और यहाँ हमें क्या लिखना चाहिए था, x1 प्लस x2 प्लस x3, यानी x1 क्या है, या तो परमाणु भार या प्रतिशत उपस्थिति। क्लियर है? अब देखो, अब इससे कुछ क्वेश्चन कर लेते हैं। क्या कर लेते हैं? क्वेश्चन। तो इधर हम लोगों को क्या पढ़ना है, आइसोबार। आइसोबार को बाद में पढ़ते हैं, पहले इससे कुछ क्वेश्चन कर लेते हैं, कुछ क्वेश्चन करते हैं। ये चीज़ें समझ में आई? नहीं आया? क्या किया आपने, औसत परमाणु भार के लिए क्या किया, माना कि कोई तत्व है, उसके कुछ आइसोटॉप्स दिए गए हैं और उन आइसोटॉप्स का भार दे दिया गया है और उनकी प्रकृति में प्रतिशत मात्राएं दी गई हैं कि कितना परसेंटेज यह उपस्थित है। क्लियर? तो आपने एक फार्मूला यूज किया कि W1 x1 प्लस W2 x2, यानी पहले का भार गुणे पहले की प्रतिशत उपस्थिति प्लस दूसरे का भार इंटू दूसरे की प्रतिशत उपस्थिति प्लस तीसरे का भार इंटू उसकी प्रतिशत उपस्थिति प्लस चौथे का भार इंटू उसकी प्रतिशत उपस्थिति। अपन नीचे क्या किया, x1 x2 x3 कर लिया, x1 x2 x3 कर लिया। क्लियर है ना? एनी प्रॉब्लम? चलो अब यानी एटॉमिक वेट इंटू फर्स्ट आइसोटॉप एंड परसेंटेज अक्यूरेंस प्लस एटॉमिक वेट ऑफ सेकेंड आइसोटॉप इंटू परसेंटेज वेट अपन x1 x2 x3। क्लियर है? अब इससे क्वेश्चन करते हैं। इससे क्या करते हैं भाई, क्वेश्चन। तो पॉज द वीडियो, नोट इट डाउन प्लीज, जल्दी से नोट कर लो, उसके बाद क्वेश्चन करते हैं। फटाक से नोट कर लो भाई, चलो नोट कर लो, उसके बाद क्वेश्चन करते हैं। ठीक है, इत्मीनान से नोट कर लो। चलो बाबू लोग, हो गया? आगे बढ़ते हैं। अब क्वेश्चन देखते हैं। क्या देखें हम लोग? क्वेश्चन। देखो भाई क्वेश्चन, अब अगला क्वेश्चन देखते हैं कि प्रकृति में क्लोरीन के दो समस्थानिक, प्रकृति में क्लोरीन के दो समस्थानिक Cl1735 और Cl1737 है तथा इनकी प्रकृति में उपस्थिति प्रतिशत क्रमशः 75% एवं 25% है। तो इनका औसत परमाणु भार ज्ञात करें। क्लियर है ना? तो क्वेश्चन क्या है कि प्रकृति में देखोगे क्लोरीन के दो समस्थानिक कौन कौन से भाई? तो Cl1735 एवं Cl1737 हैं तथा इनकी प्रतिशत प्रचुरता तथा इनकी प्रकृति में प्रतिशत उपलब्धता क्रमशः क्या है भाई, 75% और 25% हैं। तो क्लोरीन का औसत परमाणु भार ज्ञात करें। औसत परमाणु भार ज्ञात करें। देखो बहुत प्यारा सा क्वेश्चन है कि प्रकृति में क्लोरीन के दो समस्थानिक हैं और पहला समस्थानिक क्या है, पहला आइसोटॉप्स क्या है, Cl1735 यानी क्लोरीन 1735 और दूसरा क्या है Cl1737 यानी Cl1737। क्लियर है ना? यानी दो समस्थानिक हैं और इनका परसेंटेज अबंडेंस कितना दिया गया है, 75 और 25, 75 और 25 दिया गया है। तो कह रहा है कि क्लोरीन का औसत परमाणु भार ज्ञात करें।
क्वेश्चन ऐसे दे सकता है, या क्वेश्चन का पैटर्न चेंज भी हो सकता है। क्या हो सकता है? क्वेश्चन का पैटर्न देखोगे भैया, क्वेश्चन के पैटर्न को चेंज भी किया जा सकता है, और में क्वेश्चन को लिखा जा सकता है कि प्रकृति में क्लोरीन के दो समस्थानिक Cl1735 तथा Cl1737 हैं, तथा इनका अनुपात 3:1 है। कितना है भाई? 3:1 है। तो क्लोरीन का औसत परमाणु भार ज्ञात करें। क्लोरीन का औसत परमाणु भार ज्ञात करें। देखो, क्वेश्चन को ऐसे भी किया जा सकता है, यानी क्वेश्चन का प्रारूप चेंज भी हो सकता है, तो घबराने की ज़रूरत नहीं है। बहुत आसान है, बहुत आसान है। आप पहले देखोगे कैसे सॉल्व करोगे। सॉल्यूशन का तरीका देखो भाई। सबसे पहला सॉल्यूशन आप लिखोगे तो सबसे पहला देखोगे कि प्रकृति में क्लोरीन के कितने समस्थानिक है भाई? 2, पहला और दूसरा। यानी क्या दिया है? Cl1735। तो इसका W1 कितना हो जाएगा? 35। और इसका परसेंटेज उपस्थिति कितना है? परसेंटेज ऑकुरेंस पहले वाले का कितना है? 75। कितना है भाई? 75% है। या और में इसी का अनुपात कितना है? 3 है। कितना है भाई? 3 अनुपात में है। अनुपात कितना है भाई? 3। क्लियर है ना? लिखा जा सकता है कि नहीं लिखा जा सकता है? दूसरा इसका समस्थानिक क्या है भाई? दूसरा Cl1737 है, और इसका W2 निकालिएगा ना, यानी भार कितना दिया गया है? 37 दिया गया है। अब परसेंटेज ऑकुरेंस क्या है भाई? कितना गया है? यानी ऊपर दिया गया है ना 25%। कितना है भाई? 25%। या इसका अनुपात कितना है? 1 अनुपात है। क्लियर है ना? 1 अनुपात है। तो आप फार्मूला क्या पढ़ कर आए हो भाई? क्या फार्मूला पढ़े हो? जल्दी से बता दो। फार्मूला क्या पढ़े हो? औसत परमाणु भार के लिए फार्मूला क्या पढ़े हो? दिख रहा है ना? इधर दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है? दिख रहा है। अच्छा, फार्मूला क्या पढ़े हो भाई? जल्दी से बताओ तो फार्मूला क्या पढ़े हो? यानी औसत परमाणु भार। औसत परमाणु भार बराबर फार्मूला क्या पढ़े हो? पहला तो W1 गुणे x1, W1 गुणे प्लस क्या पढ़े हो? W2 गुणे x2 अपन x1 प्लस x2। अच्छा, W1 क्या है? पहले का भार है, पहले का भार। आप x1 क्या है? पहले की उपस्थिति, पहले की उपस्थिति है या अनुपात है? उपस्थिति या W2 क्या है? दूसरे का भार है और दूसरे की उपस्थिति है, दूसरे की। क्लियर है कि नहीं क्लियर है? तो अब पहले का भार कितना दिया गया है बाबू? बताओ तो फटक से। यानी औसत परमाणु भार, एवरेज एटॉमिक वेट इक्वल टू क्या लिखेंगे? सबसे पहला कितना है? 35। उसका परसेंटेज उपस्थिति कितना है? 75 प्लस दूसरे का क्या है? 37। दूसरे का कितना दिया गया है? 37। और इसका परसेंटेज उपस्थिति कितना है? 25 अपन इनका परसेंटेज उपस्थिति 75 प्लस 25। या और में आप ऐसे भी सवाल को लिख सकते हैं 35 गुणे पहले का अनुपात प्लस दूसरे का भार 37 गुणे दूसरे का अनुपात 3+1। दोनों को सॉल्व करोगे बात वही आने वाला है। पहले को सॉल्व करोगे तो भैया इसको चलो कर लो। तो अब ऐसा करते हैं 35 गुणे क्या करते हैं भाई? 35 गुणे 75 प्लस 37 गुणे 25 अपन क्या करते हैं भाई? दोनों में जोड़ देते हैं तो 100 नीचे क्या आता है? यानी 35 गुणे 75 बट्टा क्या कर लिया? 100 प्लस क्या कर लिया? 37 गुणे
25 अपन क्या कर लिया 100, 100 से काटेंगे तो 3, यहाँ काटेंगे तो 4, 4 से काटेंगे तो कितना होगा भाई 8 पॉइंट कितना हो जाएगा 75, 8.75। इधर काटेंगे तो 4, 4 से इसको काटेंगे तो कितना हो जाएगा भाई 9.25, 9 पॉइंट, दोनों को जोड़ देंगे। ओ माय गॉड, यहाँ तो यहाँ आ गया ना, यानी 8.75 आ गया। नहीं यार, ऐसा नहीं होना चाहिए था। दोनों को जोड़ो, कितना हो रहा है भाई 18 हो रहा है। 35.5 आना चाहिए ना, कहीं गलती कर दी है ना। चलो 4 3 से काटा, अच्छा 3 यहाँ मल्टीप्लाई भी तो करना है। आई एम सॉरी यार, 3 मल्टीप्लाई नहीं कर रहे हैं, 3 मल्टीप्लाई यहाँ कर रहे हैं तो काट रहे हैं इसको, तो हो जा रहा है 8.75 मल्टीप्लाई 3, मल्टीप्लाई 3 बच रहा है ना। चलो 3 से मल्टीप्लाई करो तो 5 3 जा 5, 5 7 3 7 जा 21 22 2 बच जाएगा, और फिर 8 यानी 26 हो जाएगा। 26 प्लस 9.25 जोड़ दोगे तो कितना हो जाएगा 25 9 35 होता है ना, 35.50, 35 पॉइंट। ऊपर वाले को सॉल्व करो, आप ऊपर वाले को सॉल्व करो, यानी ऐसा कर लो ना कि इसको ऐसे कर लो 3/4 कर लो, प्लस इसको 3 7 मल्टीप्लाई 1/4 कर लो। चलो भाग दो, 4 से काटोगे, अभी काटे हो ना, अभी काटे हो, कितना आया है 8.75 मल्टीप्लाई 3 प्लस अभी काटे हो इधर तो कितना आया है 9.25। अब तो समझ ही गए, यानी जोड़ोगे तो कितना हो जाएगा 26.25 प्लस 9.25 जोड़ दोगे तो 35.50। क्लियर है ना, यानी 35.5, 35.5। तो इस तरह के क्वेश्चन अगर मिलेंगे तो बना लोगे ना। आपने किया क्या, पहले का भार निकाला W1 जो दिया गया था पहले से ही, दूसरे का भार निकाला W2, और पहले की प्रतिशत उपस्थिति दी गई थी, पहले की तो प्रतिशत उपस्थिति आपने लिखा। क्लियर है, फिर दूसरे की प्रतिशत उपस्थिति थी, दोनों को फार्मूला में रखकर आपने गुणा भाग किया, तो क्लोरीन का औसत परमाणु भार कितना हुआ 35.5, 35 पॉइंट। क्लियर है कि नहीं क्लियर है, कोई दिक्कत, एनी प्रॉब्लम। चलो आगे बढ़ा जाए। चलिए वीडियो पॉज कीजिए, नोट कीजिए फटाक से, पॉज द वीडियो, नोटेड ऑन प्लीज। हो गया, जल्दी से वीडियो पॉज करिए भाई और नोट कीजिए, इत्मीनान से नोट कीजिए। नहीं समझ में आया तो कमेंट करिए फटाक से। चलो बाबू लोग, हो गया, चलो फटाफट। अब अगला टॉपिक हम लोग को क्या पढ़ना है भाई, क्या पढ़ना है बाबू लोग, अगला टॉपिक आइसोबार। क्या पढ़ना है, आइसोबार। आइसोबार क्या होते हैं, संभारिक होते हैं। अच्छा वाह, क्या बात है, हमने पूछा आइसोबार क्या होते हैं, पीछे से जवाब आ रहा है संभारिक होते हैं। क्या होते हैं, संभारिक। अब देखो, एक महानुभाव एक दिन कमेंट किए थे कि सर बाँह बार बार आप क्यों मोड़ते हैं। ठीक भैया, आप समझ लो कि यहाँ जब ये नीचे रहता है ना, और हम लोग बोर्ड पे लिखते हैं, जैसे सपोज दैट यहाँ हमको लिखना है तो ऐसे करके लिखते हैं तो इस सटता है, देख रहे हैं ना। इसलिए बाँह सट ना सटे, इसलिए हम क्या करते हैं, अब सबके लिए स्पष्टीकरण देते चलें कि क्यों बाँह मोड़ते हैं। अरे कहाँ आ गए हम, देखो, तो इसलिए बाँह मोड़ लिया जाता है भाई कि ये सटे ना। ठीक है भैया, और बाकी कुछ नहीं है। और एक रिक्वेस्ट आप सभी से, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, वीडियो पसंद आए तो कमेंट कीजिए, और बहुत ज़्यादा पसंद आए तो वहाँ के पास शेयर कर दीजिए। ठीक, वहाँ मौसी हो सकती हैं यार। ठीक, आप देखो, अगर चैनल सब्सक्राइब नहीं करोगे आइसोबार नहीं पढ़ाएंगे यार। चैनल को सब्सक्राइब करो यार, बहुत मेहनत लगता है, रिक्वेस्ट है यार, चैनल को सब्सक्राइब करो। अब देखो, सबसे पहले आइसोबार क्या है पढ़ाएंगे, वो तो बात है। आइसोबार क्या है देखो, तो कहता है कि ए भिन्न भिन्न तत्वों के परमाणु होते हैं। ए भिन्न भिन्न तत्वों के परमाणु होते हैं, जिसकी वजह से परमाणु संख्या अलग अलग लेकिन द्रव्यमान संख्या समान होती है। यानी लिखा गया कि दीज आर द एटम्स ऑफ डिफरेंट एलिमेंट हैविंग सेम मास नंबर, हैविंग सेम मास नंबर
बट डिफरेंट इन एटॉमिक नंबर, डिफरेंट इन देयर एटॉमिक नंबर। यानी ए भिन्न भिन्न तत्व के परमाणु होते हैं जो द्रव्यमान, जिनकी द्रव्यमान संख्या समान होती है और परमाणु संख्या भिन्न भिन्न होती है। इतनी बात समझ में आ गया? तो लिख देते हैं भैया आइसोबार क्या है। तो ए भिन्न भिन्न तत्वों के परमाणु होते हैं, तत्वों के परमाणु होते हैं जिनकी, देखोगे भैया, जिनकी द्रव्यमान संख्या समान, द्रव्यमान संख्या समान, परंतु परमाणु क्रमांक, परमाणु संख्या या क्रमांक अलग अलग होते हैं, अलग अलग होते हैं। यानी इतनी बात समझ में आ गई कि ए भिन्न भिन्न तत्व के परमाणु होते हैं। यानी बात संभारिक की आती है, ठीक है। तो संभारिक में क्या मिला कि द्रव्यमान संख्या समान है, द्रव्यमान संख्या समान है और परमाणु संख्या अलग है। तो एक बात ध्यान रखना कि द्रव्यमान संख्या को किस से डिनोट करता है भैया? ए से। ए को क्या कहता है? मास नंबर। क्या कहता है? मास नंबर। और मास नंबर क्या है भाई? सेम है। मास नंबर तो फिजिकल प्रॉपर्टी भी, पहली बात समझ में आ गया, फिजिकल प्रॉपर्टी सेम होगी। तो जब ये सेम है तो भैया फिजिकल प्रॉपर्टी सेम होगा कि नहीं होगा? यानी भौतिक गुण समान होगा, भौतिक गुण समान होगा। दूसरी बात क्या कही जा रही है तुमसे कि जेड परमाणु क्रमांक, परमाणु जेड को क्या कहते हो भाई? एटॉमिक नंबर कहते हो। क्या कहते हो? एटॉमिक नंबर कहते हो ना। ए क्या है बाबू? डिफरेंट है। क्या है? डिफरेंट है। जब एटॉमिक नंबर डिफरेंट है तो इनका केमिकल प्रॉपर्टीज डिफरेंट होगा कि नहीं होगा? बोल मेरे भाई, होगा। इतनी बात समझ में आ रही है? यानी पहला चीज देखा कि आइसोबार के पोजीशन में, आइसोबार की स्थिति में मास नंबर सेम तो फिजिकल प्रॉपर्टी सेम, एटॉमिक नंबर डिफरेंट तो केमिकल प्रॉपर्टी। लेकिन एक बात और है, एटॉमिक नंबर डिफरेंट होने से इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन की संख्या समान अलग अलग हो जाएगी। इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन और न्यूट्रॉन की संख्या अलग अलग हो जाएगी। होगी कि नहीं होगी? यानी परमाणु क्रमांक डिफरेंट होने से, देखना भैया मेरे, इधर हम बात कर लें और हमने कहा कि जेड के डिफरेंट होने से, देख भाई, जेड के डिफरेंट होने से, के अलग अलग होने से, क्या होने से? अलग अलग होने से क्या क्या निकल के आ गया? पहला पॉइंट, इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन तथा न्यूट्रॉन की संख्या भिन्न भिन्न होगी। यानी इलेक्ट्रॉन भी क्या हो जाएगा? इलेक्ट्रॉन की संख्या लिख देते हैं, इलेक्ट्रॉन की संख्या, क्लियर है ना? भिन्न भिन्न होगा, भिन्न भिन्न, क्लियर है? पहला बात, यानी जेड के अभिन्न भिन्न होने पर, भिन्न भिन्न होने पर, पहली बात हो गई। दूसरी बात, प्रोटॉन की संख्या ए भी भिन्न भिन्न हो जाएगा। और तीसरी बात, न्यूट्रॉन की संख्या ए भी क्या हो जाएगा भाई? भिन्न भिन्न हो जाएगा। होगा कि नहीं होगा? इतनी बात समझ में आ रही है ना? यानी नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, नंबर ऑफ प्रोटॉन, नंबर ऑफ न्यूट्रॉन, यानी सब डिफरेंट होगा। सब किसके डिफरेंट होने से? जेड के डिफरेंट होने से। जेड क्या है? परमाणु संख्या है। क्या है? परमाणु संख्या, एटॉमिक नंबर है। क्या है? इतनी बात समझ में आ रही है ना? यानी हमने देखा कि नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन क्या हो जाएगा भाई? डिफरेंट होगा। क्या होगा? डिफरेंट होगा। किसके डिफरेंट होने से? जेड के डिफरेंट होने से। याद रहेगा?
दूसरी बात देखोगे मेरे भाई, दूसरी बात यहाँ कही जा रही है, एक बात और याद रखना कि अब जैसे डिफरेंट हो रहा है तो कहा जा रहा है कि इनमें न्यूक्लियॉन्स की संख्या, यानी क्या है भाई, न्यूक्लियॉन, न्यूक्लियॉन्स, क्लियर है ना, न्यूक्लियॉन, न्यूक्लियॉन यानी इंग्लिश में NUCLEONS। चल भैया, न्यूक्लियॉन क्या होता है, तो कहता है कि नाभिक में उपस्थित न्यूट्रॉन तथा प्रोटॉन की संख्या को उसका न्यूक्लियॉन कहा जाता है। क्या कहा जाता है, न्यूक्लियॉन कहा जाता है, यानी द नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स एंड प्रोटॉन्स, नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स एंड प्रोटॉन, यानी N+P इक्वल टू न्यूक्लियॉन, इक्वल टू न्यूक्लियॉन। क्लियर है कि नहीं क्लियर है, यानी N+P को क्या कहोगे, न्यूक्लियॉन कहोगे, नंबर ऑफ न्यूट्रॉन और नंबर ऑफ प्रोटॉन। ये कहाँ उपस्थित होगा भाई, परमाणु के नाभिक में। इतनी बात समझ में आ रही कि नहीं आ रही है, आवाज़ नहीं आ रही है पीछे से, समझ में आ रही है? चलो ये बातें समझ में आई। चलो अब देखो भैया कुछ एग्जाम्पल पहले समझ लो, ये तो बाद में समझाएंगे न्यूक्लियॉन की संख्या समान कैसे होती है, तो कुछ एग्जाम्पल समझो। सबका एग्जाम्पल एक जगह, सबका एग्जाम्पल एक जगह। तो पहले इसको नोट करो, चलो वीडियो पॉज कर लो, नोट कर लो भाई लोग फटाफट, बाबू लोग, प्यारे प्यारे बाबू लोग स्क्रीनशॉट ले लिया करो फटाक से। चलो आगे बढ़ा जाए। चलो अब देखो भाई, अब इसको नोट कर लिया तो अब कुछ एग्जाम्पल देखते हैं। एग्जाम्पल देखो, यानी इनके न्यूक्लियॉन्स की संख्या समान होगी। फॉर दिस स्पीसीज द नंबर ऑफ न्यूक्लियॉन्स N+P आर सेम, यानी लिखा गया है। जैसे आप लिखी हुई एग्जाम्पल को हटाते हैं, लिखी हुई एग्जाम्पल को हटाते हैं और इसको डिलीट करते हैं, ठीक है। चलो इसमें क्या क्या निकालना है तुमको, सबसे पहले तो A लिखोगे, A इसका क्या है 1 और इसका A क्या है भाई 2, अलग अलग हो गया। अच्छा 3 है, आई एम सॉरी, इसमें भी 3 है और इसमें भी 3 है। हाँ भैया 3 है, क्या निकाला जा रहा है, A नॉट Z, नॉट A, दोनों का समान है ना। ऊपर वाला क्या कहलाता है, A कहलाता है, नीचे वाला क्या कहलाता है भाई, Z कहलाता है। इसका Z कितना है भाई 1, इसका Z कितना है 2, अलग अलग। A तो हो गया भाई सेम, क्या हो गया, A क्या हो गया डिफरेंट, और जब E डिफरेंट हुआ तो मेरे भाई न्यूट्रॉन, प्रोटॉन, इलेक्ट्रॉन सब डिफरेंट, सब होगा कि नहीं होगा, होगा। तो चल प्रोटॉन कितना है, प्रोटॉन P बराबर Z, P बराबर 1, P बराबर Z कितना है 2, इलेक्ट्रॉन कितना है, तो P बराबर Z बराबर 1। अच्छा P बराबर Z बराबर E, यानी इलेक्ट्रॉन निकालना है ना, तो बराबर P बराबर Z बराबर कितना 2। क्यों, जब एटम न्यूट्रल होता है तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, नंबर ऑफ प्रोटॉन, नंबर और एटॉमिक नंबर सब एक दूसरे के बराबर होगा कि नहीं होगा। न्यूट्रॉन की संख्या, न्यूट्रॉन को क्या पढ़े हो भाई, हाँ A-P, न्यूट्रॉन के लिए पढ़े हो ना A-P। A का मान कितना है 3, P का मान कितना है 1, यानी इक्वल क्या मिल गया भाई 2। और न्यूट्रॉन A-P और A का मान कितना है 3, P का मान कितना है 2 बराबर 1। क्या न्यूट्रॉन भी डिफरेंट है कि नहीं है, तो यानी सब डिफरेंट हो गया, सब डिफरेंट हो गया कि नहीं हो गया, सब डिफरेंट हो गया ना। अब न्यूक्लियॉन्स निकालो N+P, तो N का मान कितना है भाई 2, P का मान कितना है 1 बराबर कितना हो गया 3। अब N+P, N का मान कितना है भाई 1, P का मान कितना है भाई 2 बराबर कितना हो गया, यानी सेम है कि नहीं है ना। तो न्यूक्लियॉन्स की संख्या क्या हो गई, सेम हो गई। बात समझ में आया नहीं आया, आया कोई दिक्कत। चलो अगला देखो भाई, वही कहानी इधर की गई है, किसका निकाला गया है, आर्गन पोटेशियम, आर्गन पोटेशियम कैल्शियम का। चलो आर्गन पोटेशियम कैल्शियम का इधर देख लेना भैया, आर्गन पोटेशियम कैल्शियम का थोड़ा इधर कर लेते हैं। और मेरे भैया इधर हमने क्या किया, एक बाउंड्री लाइन लगाया, बाउंड क्या, कहाँ हीलियम होगा, एटॉमिक नंबर 2 होगा तो हीलियम बनेगा, बात सही है। यहाँ देखो बाबू, हम हाइड्रोजन लेके चले हैं, यहाँ आप क्या कर लीजिएगा, हीलियम कर लीजिएगा। ये ब्लंडर हो गया है,
भारी मिस्टेक को क्या कहते हैं? ब्लंडर। बड़ा गलती करो तो उसको क्या कहेंगे? ब्लंडर। और छोटी गलती करो तो उसको क्या कहेंगे? मिस्टेक। क्या कहेंगे? मिस्टेक। मिस्टेक हो गया। तो मिस्टेक क्या हुआ? छोटी गलती। ब्लंडर हो गया बहुत बड़ी गलती। तो हम लोग बहुत बड़ी गलती किए थे। ठीक है, क्या लिखेंगे भाई? हीलियम। चलो भाई आगे बढ़ते हैं। तो अगर हम पोटेशियम का देखें, कैल्शियम का देखें और आर्गन का देखें, तो आर्गन में देख लो भैया, P पहले Z निकालो। Z बराबर P बराबर E बराबर कितना? 18। इसमें कितना है? 19। इसमें कितना है? 20। क्लियर है ना? अच्छा, A कितना है इसमें? 40। इसमें कितना है? इसमें कितना है? 40। न्यूट्रॉन निकाल लो, A माइनस P, और A माइनस P का मान 40 माइनस 18, 40 माइनस बराबर कितना होगा? 22। इसमें 40 माइनस 19 यानी कितना होगा? इसमें 40 माइनस 20 इक्वल टू 20। यानी न्यूट्रॉन की संख्या देख लो भैया, ये न्यूट्रॉन की संख्या है। न्यूट्रॉन की संख्या 20, 22, 21, 20। अब N प्लस P निकालो। N प्लस P। न्यूट्रॉन कितना? 22। P कितना? 18 बराबर कितना? इसमें 21 प्लस 19 बराबर, इसमें 20 प्लस 20 बराबर 40। यानी सेम है कि नहीं है? है? नहीं समझ में आया? आ गया? पक्का? कोई दिक्कत? चलो एक एग्जांपल और दे दें। बोलो भैया, एक एग्जांपल और दे दें। जल्दी से बताओ भाई, जल्दी से बताओ। एक एग्जांपल और दे दें। आ जाएगा? सीख चुके हो? कोई दिक्कत? चलो वीडियो पॉज करो, नोट करो फटाक से, जल्दी से वीडियो पॉज करो, नोट करो, एग्जांपल नोट कर लो भाई। चलिए बाबू लोग, इतना हो गया। अब देखो अगले क्लास में हमको पढ़ना है आइसोडायाफर। अकॉर्डिंग टू एनसीईआरटी हम लोगों का बस आइसोटॉप्स और आइसोबार दिया था, लेकिन इसके बाद हम लोग पढ़ लेंगे आइसोडायाफर्स, आइसो इलेक्ट्रॉनिक्स। क्लियर है ना? ये 2-3 और जो हम लोगों के स्पीसीज बचे हैं उनके बारे में हम लोग अगले क्लास में पढ़ लेंगे। क्लियर है? तो आज के लिए सिर्फ इतना ही। हंसते रहें, मुस्कुराते रहें और यूँ PCM क्लासेज में पढ़ने आते रहें। भैया चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। जय हिंद, जय भारत।